फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं कि भाई क्रांति क्यों हुई थी, उसके कारणों को देखते हैं कि आखिर कारण क्या थे कि फ्रांस की क्रांति हुई और वो पूरी दुनिया के लिए एक सबब बनी। तो फ्रांस की क्रांति की यदि बात करें तो फ्रांस में हेनरी चतुर्थ जो थे, उन्होंने एक नए राजवंश की नींव डाली थी और उस राजवंश का नाम था बूरबा वंश। और ऐसा कहा जाता है कि बूरबा वंश के राजाओं ने फ्रांस में 2 शताब्दियों तक शासन किया। 2 शताब्दियों तक शासन किया। हेनरी के पश्चात उसका पुत्र लुई 13वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। इस शासन ने संपूर्ण शासन संबंधी अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया था। निरंकुशतापूर्वक शासन किया। लुई 13वें का उत्तराधिकारी उसका पुत्र लुई 14वां हुआ। यह एक शक्तिशाली शासक था। कहा जाता है कि मैं राज्य हूँ, मतलब ये जब उस समय राजा हुआ करता था तो इसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। इससे राजा के दैवीय अधिकारों को ज्यादा बल प्रदान किया गया। लुई 14वें के बाद उसका पुत्र लुई 15वां, जिसने 1515 से 1777 तक शासन किया। लुई 15वां का शासन लंबा था, किंतु दुर्भाग्य से लुई 15वां अयोग्य एवं विलासी शासक था। फ्रांस में क्रांति के बीज वो दिए थे जो कुछ वर्षों पश्चात 1789 में अंकुरित हुए। यानी बीज तो जो है 15वें के समय, लुई जब 15वां था, जब 1715 से 1774 तक उसने जो शासन किया है, उसी समय इस क्रांति के बीज बो दिए गए थे। लेकिन वो क्रांति आगे नहीं बढ़ी। उस समय कुछ शांत रही और 1789 में जैसे ही लुई 16वां आया और 16वें के समय 1789 में संपूर्ण फ्रांस में क्रांति हुई। उसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पर अपन बात करते हैं। तो उसमें कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं, बौद्धिक कारण भी हैं, बहुत सारे कारण निकल करके आते हैं। और ये चूंकि फ्रांस की क्रांति कक्षा 9वीं क्लास में दी हुई है तो उसके कारणों की जांच करते हैं। हेनरी फ्रांस में हेनरी ने एक नए राजवंश की शुरुआत की थी। हेनरी चतुर्थ ने एक नवीन राजवंश, जिसे बूरबा वंश कहा जाता था। इस वंश के शासकों ने राजाओं ने 2 शताब्दियों तक फ्रांस पर शासन किया, जिसमें से जैसे यदि हम हेनरी चतुर्थ की बात करें तो 1589 में आ गया था, लेकिन 1589 से 1610 तक इसका शासन माना जाता है। फिर लुई 13वां जो है 1601 से लेकर के 1649 तक इसका शासन काल रहा है। लुई जो 14वां था, फिर 1643 से 1715 तक इसका शासन रहा है और 1715 से 1774 तक लुई 15वां शासन करता रहा और 1774 से लेकर के 1793 तक किसने, लुई 16वां, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई थी। हेनरी के पश्चात उसका पुत्र लुई 13वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। इस शासक ने संपूर्ण शासन संबंधी अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया तथा निरंकुशतापूर्ण शासन किया। लुई 13वें का उत्तराधिकारी लुई 14वां 1643 से 1705 तक था। यह एक शक्तिशाली शासक था। इसके राजा के दैवीय अधिकारों को ज्यादा महत्व दिया और लुई 14वें के बाद उसका पुत्र लुई 15वां शासक बना, जिसने 1715 से 1777 माना जाता है। हालांकि ये 74 तक वास्तविक शासन किया, इसके बाद तो फिर ये घुमंतु हो गया था। लुई 15वां का शासक बहुत लंबा था, किंतु दुर्भाग्य से लुई 15वां अयोग्य तथा विलासी शासक था। इसके शासन में फ्रांस की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। इसी के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति के बीज वो दिए थे जो कुछ वर्षों पश्चात लुई 15वें के पश्चात उसका पुत्र लुई 16वां शासक बना और लुई 16वें के समय ही फ्रांस की क्रांति 1789 की हुई थी।
फ्रांस की क्रांति के उत्तरदायी कारण। अब ये कौन कौन से कारण हैं कि फ्रांस की क्रांति को भड़काने में उत्तरदायी रहे, और संपूर्ण फ्रांस क्या, ये फ्रांस की जो क्रांति थी संपूर्ण विश्व ने इससे सबक लिया है। बुर्बा वंश के शासक निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी हो गए थे तथा फ्रांस का शासन दो वर्गों में बट गया था। दो वर्गों में बंटने का कारण है कि एक कुलीन वर्ग में था और दूसरा जो है वो निम्न वर्ग में हो गया था, अर्थात एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग जो था वो उसका कोई अस्तित्व था नहीं, वो केवल कार्य करता था और टैक्स चुकाता था। बट गया था विशेष अधिकार वर्ग एवं आधिकारिक विहीन वर्ग, यानी ऐसा वर्ग था जिसको विशेष अधिकार मिले हुए थे और एक ऐसा वर्ग था जिसके पास कोई अधिकार नहीं थे। अब इसके देखते हैं राजनीतिक कारण। निरंकुश एवं स्वेच्छाचारिता, यानी राजाओं की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता। फ्रांस में एक तंत्र निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन था, यानी एक तरफा बिल्कुल निरंकुश शासन चल रहा था। राजा का पद वंशानुगत होता था। वंशानुगत का मतलब है जो अभी राजा है उसका पुत्र आने वाली पीढ़ियां ही राजा बनेगी। वह देवी अधिकारों के सिद्धांतों के अनुसार शासन करता था। देवी अधिकार, देवी सिद्धांत जो होता है कि राजा की जो उत्पत्ति हुई है संपूर्ण जनता पर, भगवान का प्रतिनिधि है, वो ईश्वर का अवतार है इस धरती पर और सभी को उसकी बात माननी चाहिए, वो जो कहे वही सर्वोपरि है। ये देवी ये सिद्धांत था। राजा की स्वेच्छाचारिता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था, यानी उसकी जो भी कार्य करे उसकी इच्छाओं पर कोई अंकुश नहीं था। लुई 16वां जिसके समय में क्रांति हुई कहा करता था कि यह चीज इसलिए कानूनी है क्योंकि मैं ऐसा ही चाहता हूं, अर्थात राजा जैसा चाहता है, राजा जैसा चाहता है वैसा ही कानून चलेगा, राजा ही सर्वोपरि है, ये उसकी कहावत थी। यद्यपि स्टेटस जो उसके लिए जो एक समिति बनाई गई थी, स्टेटस जनरल और पार्लियामेंट, राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाली दो संस्थाएं तो थीं, लेकिन उन संस्थाओं पर राजा का अंकुश इसलिए नहीं लगाया जाता था या राजा पर अंकुश इसलिए नहीं लगा पाते थे क्योंकि उनकी बैठकों का आयोजन करना वो राजा पर निर्भर था। या बैठकें करेगी ही नहीं तो कोई चीज ओपन होगी ही नहीं। स्टेटस जनरल नियमित संस्था नहीं थी, यानी उसको नियमित नहीं कि ऐसे कोई ऐसी नियमित संस्था है कि जिसको कार्य करना ही करना है और वो नियमित तरीके से अपना कार्य करना ही। राजा तथा सम्राट की इच्छा, सम्राट अर्थात राजा की इच्छा पर उसका अधिवेशन बुलाया जाता था। जब भी उसकी बैठक बुलाई जाती थी, जब तक राजा की इच्छा ना हो तो ऐसी बैठकें नहीं बुलाई जा सकती। इसलिए फ्रांस की क्रांति में आम जनता के प्रति अत्यंत द्वेष का भाव, क्रोध का भाव। अब अगला है राज दरबार। राज दरबार है विलासिता का केंद्र। राज दरबार जो उस समय था वो विलासिता का केंद्र बन गया था क्योंकि सारी चीजें जो है केवल राज परिवार को ही सही थी, बाकी के लिए उचित नहीं थी। राजा पेरिस से 12 मील दूर वर्साय के राजमहल में बड़ी शानो शौकत के साथ निवास करता था। इस महल में 18,000 व्यक्ति निवास करती थी, यानी राजा जहां निवास करता था वर्साय महल में, वहीं 18,000 लोग केवल उस राज परिवार को मेंटेन करने के लिए ही थे, जिसमें 16,000 तो राज परिवार के लोग, यानी 16,000 ऐसे व्यक्ति थे उनमें से जो राज परिवार के लोग ही अर्थात परिवार था, तथा नौकर थे, और 2,000 दरबारी थे। 2,000 तो केवल दरबारी थे। सब आमोद प्रमोद में तल्लीन रहते थे। चारों तरफ विलासिता का राज्य था। राजा के भोजन का खर्च 15 लाख डॉलर था, यानी सोचो कि एक राजा के भोजन का खर्च 15 लाख डॉलर। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग राजदरबार को राष्ट्र की कब्र कहकर पुकारते थे। राजा को
राजा की छत्र छाया में चलने वालों के लिए यह स्वर्णयुग था। अर्थात राजा के जो छत्र छाया में थे, राजा के अनुसार जो कार्य कर रहे थे, जैसा कहा वैसा कर रहे थे, उनके चापलूस थे, उनका स्वर्णयुग था, क्योंकि वो लोग पैसा कमा रहे थे गलत तरीके से। स्वतंत्रताओं का अभाव, अगला यदि हम देखें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव था एवं विचारों की अभिव्यक्ति पर भी प्रतिबंध था। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का भी अभाव था, विचारों की अभिव्यक्ति, आप किसी से कोई विचार अपने व्यक्त नहीं कर सकते, कहीं विचार नहीं रख सकते, इन सारी चीजों पर पाबंदी थी। भाषण, लेख आदि द्वारा कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता था। अगला है न्याय संबंधी अव्यवस्था। फ्रांस में न्याय व्यवस्था भी बड़ी दूषित थी। छोटे छोटे मुकदमों में भी लोगों को बहुत खर्च करना पड़ता था। जन साधारण को छोटे मोटे अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, परंतु उन्हीं अपराधों के लिए उच्च वर्ग को बहुत हल्की सजा दी जाती थी। यानी जो उच्च वर्ग था उसके लिए एक नाममात्र की सजा का प्रावधान था, लेकिन निम्न वर्ग था, जो गरीब था, मध्यम वर्ग था, उसके लिए छोटी मोटी छोटा अपराध यदि कर दिया तो उसके लिए बड़ी सजा का प्रावधान था, लेकिन उच्च वर्ग के लिए ये व्यवस्था नहीं थी। अगला है पदों का नीलाम किया जाना। पदों का नीलाम कैसे किया जाएगा? पद अर्थात जो भी शासकीय बड़े बड़े पद हैं, उच्च पद हैं, उनको नीलाम कर दिया जाता था, क्योंकि राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए उन बड़े लोगों से पैसा लिया जाता था, और पैसा लेकर के सरकार के खजाने में जब नीलाम होते थे तो सरकार के खजाने में बड़ी रकम आ जाती थी, जिससे उसकी घाटा पूरा हो जाता था। फ्रांस में उच्च सरकारी पदों की नीलामी कर दिया जाता था। योग्यता के आधार पर उच्च पद नहीं दिए जाते थे, यानी योग्यता के आधार पर पदों का वितरण नहीं था, या पदों पर नियुक्ति नहीं थी। नियुक्ति काय के अनुसार दी जाती थी? नीलामी के अनुसार। जो जितना ज्यादा पैसा देगा उतनी ज्यादा उसके लिए उच्च पद दिया जाएगा। कुलीन लोगों के द्वारा उच्च पदों को धन देकर खरीद लिया जाता था। ये लोग भ्रष्ट थे तथा अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन थे। ये भ्रष्ट भी थे और कर्तव्यों के प्रति उदासीन भी थे। अब इसके आर्थिक कारण देखते हैं। फिर है फ्रांस का दिवालियेपन। फ्रांस में आय से अधिक व्यय था। घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकारी पदों को बेच दिया जाता था, जिसके कारण भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता था। इस प्रकार फ्रांस दिन प्रतिदिन दिवालिया होता जा रहा था। अब आपका अगला है पक्षपातपूर्ण कर व्यवस्था। फ्रांस में करों का बोझ निम्न, मध्यम वर्ग तथा किसानों पर था, यानी उच्च वर्ग जो था उस पर करों का बोझ नहीं था। जैसे यदि उदाहरण के लिए हम देख लें टेली कर, यह कर मुख्य रूप से भूमि तथा घरेलू संपत्ति पर लगाया जाता था। कुलीन एवं पादरी इस कर से मुक्त थे, यानी कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग इस कर से मुक्त थे। यह केवल किस पर लगाया जाता था? घरेलू सामान पर और भूमि पर। जैसे पोल टैक्स, अगला कर है पोल टैक्स। यह कर किसानों द्वारा आयकर के रूप में दिया जाता था। अब इसमें कारण के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत है इसमें, लेकिन आपके यदि आंसर के हिसाब से देखा जाए तो इतना पर्याप्त है। और बढ़ाने के लिए तो फिर इसके जो और क्रांति के नेतृत्व करता थे या संपूर्ण क्रांति का यदि हम विवरण लिखें तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा।